नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और तमाम फैसलों का ऐसा भूचाल आया है कि उसका असर न केवल अमेरिका की अपनी बाजार, न केवल जापान की बाजार, दुनिया की कोई ऐसी बाजार नहीं है जहां पर इसका असर ना हुआ हो। अब इसको लेकर के तमाम लोगों के तमाम तर्क हैं कि क्या ये वाकई ट्रंप की वजह से है या कोई और वजह है। लेकिन ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि ट्रंप और उनके टैरिफ एक बहुत बड़ी वजह बन गए हैं, जिससे देशों में उथल पुथल मची है, देश के बाजार में उथल पुथल मची है। और अमेरिका का ये आलम है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं वहां मंदी ना आ जाए। आज बाजार हिंदुस्तान की भी अछूती नहीं रही, यहां पर भी 19 लाख करोड़ रुपए महज 5 मिनट में सफा चट हो गए। आइए अपने दो मेहमानों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से देखा जाए। ये तो 4% का ड्रॉप हुआ एकदम तुरंत, अब थोड़ा बहुत वो अप डाउन होता रहेगा, लेकिन एक ट्रेजेक्ट्री आपको दिख रही है। बाजार बियरिश है, बुलिश नहीं है। समझें कैसे और क्या ये कब तक रहेगा, कब तक इस चीज का इंतजार रहे कि मार्केट नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। नासिर सलीम साहब फ्लेक्सी कैपिटल से हमारे साथ हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अमन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अग्रवाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नमस्कार। डॉक्टर अग्रवाल नमस्कार। मैं सब पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपका विश्लेषण भी यही है कि ये भूचाल बाजार का ट्रंप की वजह से है? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात करी। हर एक जने को एक एस्केप कोड दिखाई देता है कि शायद वो ट्रंप ही होगा जो सब कुछ कर रहा होगा, पर अगर ट्रंप ने हिलाना होता तो वो हिंदुस्तान में बैठा होता, अमेरिका में नहीं। और ये जो निर्देश उसने जारी किए हैं उसका अगर आपको याद हो, जैसे वो निर्देश दे रहा था, जब ये आप जो स्लाइड दिखा रहे हैं वो आ रही थी, उसके इमीडिएट बाद डाउ जोन्स और अमेरिकन मार्केट्स ने उस न्यूज़ को एब्जॉर्ब किया, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट जो होती हैं एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली एब्जॉर्ब करती हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईआई इन्वेस्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो लार्ज पोर्टफोलियो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, वो इमीडिएटली न्यूज़ को डिस्काउंट करके अपने एडवाइजर्स को कंसल्ट करके डिसीजन इमीडिएटली लेते हैं ताकि उनको कम से कम लॉस हो सके। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर अगर आप आज के न्यूज़पेपर्स देखें, जो मेजर दो न्यूज़ मार्केट्स में हिट कर रही हैं, एक तो जो न्यूज़ है वो है एमपीसी को लेके आरबीआई की, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नॉर्मल स्टैंड से लेके अकोमोडेटिव स्टैंड पे जा रहे हैं, मतलब कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने के चांसेस हैं मेजरली, अगर वो और रिड्यूस करते हैं, जो नहीं करना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है। और ये जो ट्रंप का डिसीजन है ये हिंदुस्तान के लिए भी थोड़ा इन्फ्लेशनरी रहेगा, बहुत कम, बट उनके मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी रहेगा। तो उसको देखते हुए मेरे विचार में कोई रीज़न नहीं है, बट आरबीआई के पास कोई अगर ऐसा कोई लॉजिक है जिसकी वजह से करना चाहते हैं, पर उन्होंने ये न्यूज़ कह दी है कि नॉर्मेटिव की जगह हम जो है अकोमोडेटिव स्टैंस में जाएंगे, मतलब कि हम ईजिंग आराम से करेंगे, कॉमन आदमी की बात करें। दूसरी जो न्यूज़ आई है वो है सेबी चीफ की। जो सेबी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम सारे रूल्स अब दोबारा रिविजिट करेंगे। ऑल्दो उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि हम जो रिडंडेंट हो गए हैं रूल्स, उनको इरेडिकेट करने के लिए रिवाइज कर रहे हैं रूल्स अपने। बट आप एक समझ सकते हैं कि जब भी एक ओवरहॉलिंग होती है किसी सिस्टम की, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, और एक जो चीज़ चल रही होती है उससे आदमी, कंपनीज, ये सब लोग वाकिफ होते हैं, उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जब ये वैट से जीएसटी के अंदर हम लोग आए थे, तो सारे ट्रेडर्स बेचारे हिल गए थे कि क्या करें, बिकॉज सब सिस्टम बने हुए थे। जो लाइसेंसर है उसको क्या देना है, क्या लेना है, कैसे करना है, काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब सिस्टम बना हुआ था। जो फैक्टर्स थी कॉस्ट की, उनको उन्होंने कॉस्ट को फैक्टर करके अपनी प्राइसिंग को कर रखा था। बट जब इस टाइप के रूल्स आते हैं तो कहीं नया रूल आ जाए, कोई पुराना रूल इरेडिकेट करके जिसमें बेनिफिट मिल रहा है उसकी जगह कोई और नया रूल आ जाए, उससे फिर ये प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से जो है मार्केट में एकदम से पैनिक आता है। और ये कि मेरे विचार में आज की ये दो मेजर न्यूज हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट्स शेक हुई हैं, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं अभी भी। ट्रंप का रीजन अगर एब्जॉर्ब करना था तो ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पहले ही मार्केट हिट हो गई होती, क्योंकि वो टैरिफ के ऊपर है। उससे जो हम टैरिफ लगाएंगे, आप समझने की कोशिश करिए, जो इम्पोर्ट कर रहा है वो इक्विटेबल टैरिफ की बात कर रहा है, उसमें 50% उसने लगाया है।
पर वो इक्विटेबल जब टैरिफ की बात कर रहा है, उससे जो अमेरिका के अंदर सामान है वो महंगा होगा, और जो वो सामानों पे लगाया है उसने, उनकी जो डिमांड है इनइलास्टिक है। अब जेम्स एंड ज्वेल्स है, हिंदुस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जेम्स एंड ज्वेल्स का वर्ल्ड में। तो एक जेम एंड ज्वेल खरीद रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, घड़ी घड़ी आती है आजकल न्यूज में, एक घड़ी है 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, उनकी 20-30 करोड़ की घड़ी अगर वो 30.5 करोड़ भी हो गई या 40 करोड़ हो गई, उनको फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। तो जो जेम्स एंड ज्वेल्स खरीद रहे हैं नॉर्मल मार्केट में, वो अगर खरीद रहा है कि मैं 10 लाख की एक अंगूठी खरीद रहा हूँ, 15 लाख की अंगूठी, वो 15 की 16 की भी हो गई तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा जब अंगूठी खरीदनी है उसको। ये देखिए से जो मसाले हैं, मसाले जो पैक्ड होके जाते हैं वो कौन खरीदते हैं? जो हिंदुस्तानी, अमेरिकन तो नहीं खरीदेंगे वहां के मसाले। जो मसाले वो खरीद रहे हैं वो तो हिंदुस्तानी खाना खाना ही है, तो वो जो 5-10-15% इंक्रीज होगा वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये इस तरीके से है जैसे सिगरेट होती है, जब सिगरेट पर टैक्स कम की जगह, एक पैकेट सिगरेट कम की जगह 4 खा पी लेता हूँ, फिर क्या होगा, एक हफ्ते 10 दिन बाद वो उसी सीक्वेंस पे आ जाएगा। तो इनकी जो डिमांड होती है इनइलास्टिक होती है, इन्हें वेबलिन गुड्स भी कहा जाता है। तो इसलिए ये जो गुड्स हैं इनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कम, थोड़ा सा एक क्वार्टर में आएगा। इंडिया की मार्केट्स में या कंपनीज के रिजल्ट्स में जो रिफ्लेक्ट होगा वो एक क्वार्टर बाद होगा। तो इसलिए वो मार्केट आज उस इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर रही है, मेरे विचार में कोई लॉजिकल रीजन उसके लिए नहीं है। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपने ये बात जरूर कही, लेकिन नासिर साहब देखिए, चाहे तो चाइनीज हो, आप हेडलाइंस देखिए, द चाइनीज आर ब्लेमिंग यूरोपियन नेशन स्टॉक्स नोज डाइव एंड चाइना अक्यूजेस द यूएस ऑफ बुलिंग विद टैरिफ्स। तो एक एक कॉमन रीजन ये दिया जा रहा है कि जो हो रहा है इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वो सबको प्रभावित कर रहा है, और टैरिफ्स उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं एक चीज जो समझ पाया हूं, और मेरा इल्म आप लोगों से कम है, लेकिन नासिर साहब आप समझाएं, वो ये है कि मार्केट्स सेंटिमेंट पर ऑपरेट करती हैं। इवन बिफोर सम एक्चुअलिटी, कोई चीज सही में हो जाए या ना हो, लेकिन सेंटिमेंट अगर वैसा हो रहा है तो वो मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा। इसी वजह से कुछ चीज अगर वास्तविकता में ना भी हो रही हो, लेकिन अगर उसकी तरफ एक इशारा हो रहा हो, तो आप तुरंत मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ट्रंप के फैसलों से एक सेंटिमेंट प्रभावित हुआ है, भले ही उसका असर जमीन पर कुछ समय बाद दिखे? नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जी, आपने मुझे जोड़ा अपने पैनल पे। मैं आपका सवाल से बहुत खुश हूँ, आपका सवाल से, क्योंकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, और सेंटिमेंट जहाँ तक का सवाल है। मगर सेंटिमेंट से पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट आज और ख़ास करके अगले 3-4 दिनों में और कई दिनों में क्यों प्रभावित होगी और उसका क्या रीज़न है, और फिर सेंटिमेंट पे भी बात करेंगे। देखिए संकेत जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिस हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग दुनिया भर में रहती है और रही है, वो WTO के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो एक एक्सपेक्टेशन सेट करती है कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उस ट्रेड सेटलमेंट्स के हिसाब से हर एक इकोनॉमी अपना एक ऑब्जेक्टिव और एक एंड गोल अचीव करती है ट्रेड में। आज हम लोग को एक नई चीज़ देखने को पड़ रही है, और हम लोग का अंदाज़ा ये था कि, और अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है संकेत जी, कि 9 अप्रैल तक, क्योंकि अभी जो इफेक्ट है वो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, और जाहिर बात है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मार्केट जो है रिएक्ट करती है और फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। जैसे प्रोफेसर अग्रवाल ने भी बोला अभी आपके सामने, मार्केट डिस्काउंट करती है फ्यूचर की न्यूज़ को। और अभी ये देखने को आ रहा है कि ऐसी जो जिस हिसाब से अमेरिका ने और यूएस ने टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, ऐसा कुछ 1930s में हमको देखने को मिला था, कुछ 90 साल पहले, राइट। और आई मीन 100 साल के आसपास लेके चले। और उसके बाद क्या फॉलो हुआ, उसके बाद एक बहुत ग्लिम पीरियड हुआ, जिसमें वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और कई डिस्ट्रक्शन और कैटास्ट्रोफी हुई। तो बात यह है कि अगर आप उसको दायरे में रख के देखें तो लोगों को घबराहट है कि क्या होने वाला है। जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी बोला, रिसेशन। आज यूएस में अगर आप नंबर देखें, उनके जो सबसे 3 बहुत बड़ी कंपनीज, जिसमें अभी डॉक्टर अग्रवाल भी मेंशन कर रहे थे लग्जरी आइटम्स और नॉन लग्जरी आइटम्स के बारे में,
तो मैं आपको बता दूं कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो टॉप 3 कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने क्या बोला है, उनकी अर्निंग्स गाइडेंस के बारे में क्या बोला है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट करी है या उसके बारे में बोलने वाले थे 2 अप्रैल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। नाइकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो जूतों में डील करती है। दूसरा है फेडेक्स जो डिलीवरी करती है, कुरियर का काम करती है अमेरिका में और दुनिया भर में। और तीसरी कंपनी है वॉलमार्ट जो एक बहुत बड़ा जिसका एक सप्लाई चेन है और वो हर जगह कंज्यूमर को अपना माल पहुंचाती है, खास करके यूएस में। तो अगर आप उन तीनों की रिपोर्ट्स देखें तो वो ये कह रही हैं और उस तरफ इशारा कर रही हैं कि अर्निंग जो है हमारी कंपनी की कम होंगी। क्यों कम होंगी? क्योंकि सेंटिमेंट्स ये दिख रहा है कि जो कंज्यूमर है आज अगर वो 4 जूते खरीद रहा था 2 साल में, आज वो क्या पता एक भी ना खरीदे क्योंकि वो चीज़ महंगी मिल रही है। जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने समझाया कि अगर आपने टैरिफ्स इंपोर्ट कर दिए, लगा दिए गुड्स पे, तो जो चीज़ आप बना रहे हैं, आपकी ओईएम्स हैं, आपकी इनपुट कॉस्ट है, वो सब कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस कंज्यूमर पे और वो कंज्यूमर पे बेनिफिट दिया जाएगा। एक प्रोड्यूसर जो है वो सामान बनाएगा और फिर वो बोलेगा कि देखिए मेरा ये जो कॉस्ट है जो 100 रुपए का था आज वो 120 रुपए का हो गया है। तो वो 120 रुपए जो है, जो 20 रुपए का जो इंक्रीमेंट है संकेत जी, वो कंज्यूमर पे डालेगा और कंज्यूमर क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं मैं अब नहीं खरीदूंगा, मैं अभी रोकूंगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हर चीज बहुत नेगेटिव हो जाता है और जाहिर बात है भाई हम लोग जैसे इंडिया में उठ के भी बोल सकते हैं कि भी हमें बहुत लीस्ट इम्पैक्ट रहेगा, मगर ऐसा नहीं है। इंडिया को भी इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा आपसे और आपके माध्यम से कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंसुलेटेड हैं, जैसे कि हमारी ऑटो इंडस्ट्री। हम लोग अमेरिका से डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग की कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो अमेरिका से डिपेंडेंट नहीं है, नासिर साहब, बाय द वे नहीं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं वो भी नीचे गए, बिल्कुल ऑटो सेक्टर के भी स्टॉक्स नीचे गए, तो जी। प्रभावित हर कोई हो रहा है। अब डॉक्टर अग्रवाल का ये मानना है कि इसमें आप अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स को भी देखिए, ऐसे मत समझिए कि ये सब उसी वजह से हो रहा है, लेकिन प्रभाव हो रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रभाव हो रहा है और होगा, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है संकेत जी जो मैं बोलना चाहूंगा आपके शो पे, वो ये है कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया भर को खांसी और जुकाम होता है। तो बहुत पुराना ये एक सेइंग है। और देखिए यूएस एक बहुत ही इनोवेटिव, पिछले 100 साल से उन्होंने इनोवेशन लीड किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि पिछले 40 साल से उनकी जो मेड इन अमेरिका की स्टोरी थी उस पर काफी उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है यूएस से बाहर बहुत सस्ती। यहाँ पे अगर आप मिनिमम वेजेस की बात करें या मिनिमम पैसों की बात करें, जब आप एम्प्लॉयमेंट रेज करते हैं वेजेस की, जो कारीगर हैं जो काम करते हैं यूएस में, उनकी मिनिमम वेज पॉलिसी है और वो बहुत महंगी पड़ती है। तो जाहिर बात है पिछले 40 साल के दौरान कई जो कंपनीज हैं वो जैसे वियतनाम चली गई, चाइना में शिफ्ट हो गया उनका प्रोडक्शन। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हैं और हमारा ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंडिया भी प्रभावित होगा, मगर मगर क्योंकि एक हमारा एक बहुत बड़ा कंजम्पशन बेस है संकेत जी और एक एस्पिरेशन इंडिया है, हमें ये लगता है कि ये जो अभी जो फिलहाल जो आपका सवाल था, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव है, अभी ये नहीं पता कि बॉटम कब आएगी मार्केट की और कितना गिर सकता है, मगर हमें हमारा ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंडिया फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और काफी हद तक इंसुलेटेड है ठीक है। दुनिया भर से। और 2 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस हफ्ते आपके दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि 9 अप्रैल को आरबीआई की एमपीसी मीट होने वाली है और उसके बाद जो एक रेट कट की बात हो रही है कि हो सकता है 25 से 50 पैसे रेट कट हो जाए, क्योंकि इंडिया चाहता है कि भाई वो लिक्विडिटी और इन्फ्यूज करे, कंजम्पशन पे इम्पैक्ट ना आए। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी कोशिश कर रहा है। हमारी सूची ये भी आई है कि हम लोग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत एडवांस स्टेज पे हैं यूएस के साथ। तो कई चीजें हैं जो आज हमें लगता है आरबीआई को और सरकार को, केंद्र सरकार को हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि इंडिया का इम्पैक्ट कम हो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
मतलब सरकार बीच में आए और ऐसी कोई रणनीति बनाए कि इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव कम हो। लेकिन नासिर सलीम साहब का ये कहना है, ये मानना कि प्रभावी नहीं होगा वो सही नहीं है, वो प्रभाव होना ही होना है, क्योंकि अमेरिका में कुछ भी होगा, इट्स एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। डॉक्टर अग्रवाल, अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक बड़ी कॉमन सी विचित्र सी चिंता वो ये होगी हर किसी को कि ये कब तक, आखिर कब तक। भाई हम विलन आपने ढूंढे या बड़ी ना अच्छी बात ढूंढे, पैसे तो हमारे लगे हुए हैं, तो नीचे जा भी रहा है। परिस्थितियां आप डोमेस्टिक गिनाए, इंटरनेशनल गिनाए, लेकिन कब तक, बॉटम आपने कब बड़ी आएगा? अच्छी बात करी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मौसम ऑलरेडी रुख चेंज कर चुका था। आपसे जब पिछली बार मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, उस समय तक डाउन चल रही थी, उसके बाद अप हुई, स्टेबल हो गई थी, हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे होने लगी। पर देखिए, कोई भी न्यूज़ आती है उसको डिस्काउंट करके इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। मैं आपको बताऊं, अब देखिए 2 न्यूज़ जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं। पहली तो ये टैरिफ की जो आप बात कर रहे हैं, इसको कंपनीज जो है इसका रास्ता निकाल लेंगी, और उसका रास्ता मैं आपके माध्यम से बता भी दूं, सिंपल है, ट्रांसफर प्राइसिंग का। क्योंकि ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी वो इंडियन कंपनीज या फॉरेन से इंपोर्ट करने वाले पे होंगे। देखो, याद है मेरे को किसी ऑफिसर ने बताया था बहुत समय पहले, जब ओबामा जी प्रेसिडेंट बने थे, और उनके ये पहले साल में या सेकेंड ईयर में ही ये था कि वहाँ की कंपनीज को इनडायरेक्टली निर्देश दे दिया गया था कि आप मार्केट से माल जो खरीद रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से, हिंदुस्तान है और जो कंट्रीज हैं आसपास के, वो आप उनसे ना खरीद के अमेरिका से लीजिए। फिर काफी सारी कंपनीज ने क्या किया, उनको कहा गया कि भाई हम ये क्या कर रहे हैं, अब हमारा तो बिजनेस चल रहा है, सारा बैठ जाएगा, खर्चे, एक स्टेपलर पिन है, एक टूथब्रश है, एक पेंसिल है, वो तो 3 गुना 4 गुना हो जाएगी, कैसे बद बनेगी? क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो क्या करें उसका? तो उसका रास्ता क्या निकाला, उन्हीं कंपनीज ने कहा कि भैया एक काम करो, अपनी एक कंपनी यहाँ पे खोल लो, एक ऑफिस, एक कमरे का, और उससे जो है हमें आप सप्लाई कर दिया करो। हम तो दिखाने के लिए सरकार को कह देंगे हम तो अमेरिका की कंपनी से खरीद रहे हैं, अब आप कहाँ से खरीद रहे हो, खरीद लो। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग एक मैकेनिज्म है जो हिंदुस्तान के अंदर भी, स्टॉक मार्केट के माध्यम से भी और गवर्नमेंट की भी नजर में 2000 और 2010 के बीच में काफी हद तक आया था, और काफी सारी सीए फर्म्स को क्वेश्चन किया गया था जो ट्रांसफर प्राइसिंग की उन्होंने ऑडिटिंग करवा के कंपनीज को फायदा पहुंचाया था, और उससे सरकार को रेवेन्यू में लॉस हो रहा था उसकी वजह से। अब आप दोबारा देखेंगे कि काफी सारी कंपनीज अब ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा मैकेनिज्म यूज करके यहां से माल ट्रांसफर करेंगी और वहां पे बेचेंगी, उसमें वो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो लोकली खरीद रहे हो ना माल, वहां से अमेरिका से तो नहीं खरीद रहे हो, जो हिंदुस्तान से ले रहा है उसके ऊपर आएगा। और ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसा मैकेनिज्म है कि आपका 100 रुपए का सामान 1 रुपए में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म, बिकॉज मेरा माल है, मेरी चीज है, मैं कितने में मैं अपनी कंपनी को बेचता हूँ, मैं उस लागत को अपने आप डिसाइड करता हूँ, चाहे वो किसी भी अमाउंट का हो। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मैं मार्केट में वैसे कितने का बेच रहा हूँ और मैं अपनी ही किसी यूनिट को कितने का बेच रहा हूँ, उसमें फर्क हो जाता है। तो उसमें आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज ये अडॉप्ट करके, थोड़ा बहुत टैक्सेशन में फर्क आएगा, रेवेन्यू में फर्क आएगा। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मतलब करोड़ों वाली, बिलियन, जो एमएनसी टाइप कंपनीज हैं हिंदुस्तान में भी, वो शायद ये ऑपरेशंस ना कर पाए, पर ज्यादातर कंपनीज ये ऑपरेशन करके अपना भी रेवेन्यू बचाएंगी और अमेरिका की सरकार का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। उल्टा जो उनके यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत जो बढ़ना है वो बढ़ेगा और उससे उनका रेवेन्यू लॉस होगा। जैसे मैंने पहले कहा, देखिए सेंटिमेंट एक चीज होती है, दूसरी चीज जो उन्होंने कही, ट्रंप ने, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जब रोनाल्ड रेगन को 4 टर्म मिल सकते तो मुझे क्यों 2 टर्म? ये बहुत बड़ी न्यूज है, मार्केट के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज है। क्या है कि उस समय वर्ल्ड वॉर हुई थी तो मैं भी वर्ल्ड वॉर शुरू कर देता हूं, तो मुझे जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी मिल गई और उसका टर्म एक्सटेंड हो गया, ऐसे यहाँ पे मेरा भी टर्म एक्सटेंड हो जाएगा, जैसे रोनाल्ड रेगन को 2-4 टर्म मिल गए थे। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज उस समय फिर मार्केट सारी बंद हो जाती है। तो ये चीज लेके, ये न्यूज के ऊपर मार्केट कैसे डिस्काउंट करेगी और कैसे लेगी इस न्यूज को, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को क्वेश्चन में उठा दिया है कि भाई जब वो 4 टर्म ले सकता है तो मैं क्यों 4 टर्म नहीं ले सकता, मेरे में एक ऐसी क्या खामी है। और वो अगर देखा जाए तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन था, इस वजह से इलेक्शंस नहीं हुए थे, इसलिए उनको टर्म मिली थी, नॉर्मल कोर्स का सिचुएशन नहीं था। और हिंदुस्तान में भी हम इंदिरा गांधी के टाइम पे ये चीज देख चुके हैं, किस तरीके से अपना स्टैंड एक्सटेंड किया जाता है। तो डॉक्टर अग्रवाल, अब आप ही की बात जो है वो पलट करके आप ही उसको नेगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रंप का असर नहीं है नहीं ना? नहीं, मैं टैरिफ की बात नहीं कर रहा हूँ,
हाँ, मैं समझ गया, मैं टैरिफ की बात नहीं समझ कर गया। रहा। लेकिन ये एक इंसान एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर रहा है कि हमेशा वो केंद्र में बना रहे और उसकी वजह से दुनिया प्रभावित होती रहे, और कहने को अमेरिका फर्स्ट, हालांकि इसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा। यहां पर मैं एक सवाल आप दोनों से एक एक करके पूछना चाहता हूं। नासिर साहब, बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि ये मंदी लाएगा ये फैसला, और फिर मंदी से मार्केट्स भी अछूती नहीं रहती, ठीक है ना, मतलब वो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। हालांकि हमने हमने इंडियन मार्केट्स को कई बार ये होते हुए देखा है दैट वी हैव बक्ड द ट्रेंड, कि दुनिया में मंदी मंदी बात हो रही है और यहाँ मार्केट पता नहीं किस धुन में है, चलते ही चला जा रहा है। तो मैं आपसे नासिर साहब ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका विश्लेषण यही है कि अमेरिका में अभी 2008-2009 सब प्राइम क्राइसिस जैसे उस समय आई थी, उस तरीके की परिस्थिति अभी बन सकती है, और क्या उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर, बिजनेस पर, इकोनॉमीज पर पड़ सकता है? संकेत जी, मैं अगर आपको संक्षेप में बताऊं, बिल्कुल पड़ सकता है। मीडियम शॉर्ट टर्म में जरूर हो सकता है कि और मार्केट नीचे गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर्स जो हैं अमेरिका के रिसेशन के, आज जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% पहुंच गया है, जिस हिसाब से अगर आप आज की स्थिति की बात करें। और अगर यूएस रिसेशन में जाएगा तो जाहिर बात है इंडिया को भी इम्पैक्ट आएगा उसका, और मार्केट जो है नीचे गिर सकती है, जैसे मैंने आपको बोला। और आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा पिछली बार कि सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा संकेत जी। अगर सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और दिखेगा। मगर 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 फंडामेंटली अगर आप मुझसे पूछें, जो हमारी कंपनीज हैं इंडिया की, जो एक्सपोर्ट से लेस डिपेंडेंट है, जो कंपनीज आपके कंज्यूमर को 150 करोड़ की आबादी। नासिर साहब, आपकी ऑडियो चली गई, एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दें, ऑडियो चली गई थी आपकी। अब आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल जी। नहीं, मैं आपको ये कह रहा था कि शॉर्ट टर्म में, जैसे मैंने आपको बोला कि जरूर कुछ न कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि इंडियन मार्केट ज्यादा प्रभावित नहीं होगी संकेत जी, क्योंकि आज स्थिति ये है, हमारा एक बहुत एग्रेसिव और बहुत एस्पिरेशनल कंज्यूमर है जो हर वर्ग का है, और वो उन कंपनीज में जहां पे वो जो उनको सप्लाई करती है, उस कंपनी उन 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 कस्टमर्स को जो डिमांड उनको मीट करवाती है, वो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, और अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं, और अच्छी बैलेंस शीट्स हैं, और उनका डिपेंडेंस जो है इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं है। तो वो कंपनीज, हमारा ये मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो बहुत स्ट्रांग रहेंगी, फंडामेंटल रहेंगी। शॉर्ट टर्म में जरूर संकेत जी मार्केट टूट सकती है, और अभी क्योंकि बहुत नेगेटिव इंफॉर्मेशन चल रही है, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने बिल्कुल सही फरमाया, आज अगर वो कोई उठ के ये कह दे कि भाई मुझे 2 और टर्म चाहिए, और कुछ एक वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाए, या ऐसा कुछ और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए जिसके कारण यूएस जो रिसेशन आज 40% लग रहा है, कल वो बढ़ के 70-80% हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें मार्केट में और नीचे बॉटम और देखने का सामना करना पड़े। मगर जैसे मैंने आपको बोला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली इंडिया में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और हमारा ये मानना है, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने कई ऐसे बढ़ाव चढ़ाव देखे हैं। कोविड के टाइम 2020 में मार्च के महीने में हम लोगों ने ये भी सुना कि भाई स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगा। आप देखिए, हम लोग को ये नहीं पता था, और आपके दर्शकों को आपको याद भी होगा कि आप लोग, हम लोग, सब लोग जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे अगले 24 या 48 या 72 घंटे में, जिस हिसाब से कोविड की न्यूज स्प्रेड हो रही थी। तो जब हम लोगों ने उस नेगेटिव और उस अंधेरे से हम लोग बाहर निकल के आए, तो इससे और भी उभर के निकल आए, जाएंगे। तो इसमें भी निकल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, इवेंट बेस्ड है, और इस पोजीशन में अभी फिलहाल कभी ऐसी भी स्थिति होती है संकेत जी कि कुछ ना करें, वेट करें, वॉच करें, और फिर डिसाइफर करके आगे बढ़ें। डॉक्टर अग्रवाल, ये सवाल मैं आपसे पूछ दूं, आगामी मंदी को लेकर के जो लोग इशारा कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं? भारत कहां पर रहेगा? क्योंकि 2008 के टाइम पर जब मंदी आई थी तो उस समय ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग हैं, हम लोग सेविंग्स बेस्ड इकोनॉमी हैं, हम लोगों के यहाँ लोग बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखते हैं पैसे का मार्केट में, इंटरनेशनली लोग सेव करने में विश्वास रखते हैं, तो हम उतने प्रभावित नहीं होंगे। हम फिर भी हुए।
लेकिन अब परिस्थिति अलग है, ये 2008 और 2009 का हिंदुस्तान नहीं है। कोविड के बाद मार्केट में एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों का बढ़ा है। ऐसे में अगर एक ऐसी स्थिति आती है तो हिंदुस्तान कितना टच्ड या अनटच्ड रहेगा? देखिए जी, पहली बात तो पहले करीबन 7-7.5% टोटल वेल्थ हिंदुस्तान की इन्वेस्टेड थी कोविड से पहले। इस समय 8.5 से 9% टोटल वेल्थ इन्वेस्टेड है मार्केट्स के अंदर हिंदुस्तानियों की, और चाहे वो कंपनीज हो, हिंदुस्तानी एज एन इंडिविजुअल हो, HNIs हो उनकी। तो इसलिए अभी भी जो प्रोपोर्शन है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशन, जैसे यूरोप हो गया, यूरोप में यूरोपियन देश हो गए या अमेरिका हो गया, जहाँ पे करीबन 70 से 75% जो टोटल वेल्थ है लोगों की, कंपनीज की, वो मार्केट्स में इन्वेस्टेड होती है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि सस्टेनेबिलिटी हिंदुस्तान में बने रहने का। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो रिसेशन मैंने आपको पहले भी कहा हिंदुस्तान में जो आएगा वो हिंदुस्तान की मार्केट्स के कारण या कंपनीज की परफॉर्मेंस के कारण आएगा। जैसे अभी नासिर साहब ने भी कहा कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, डोमेस्टिक डिमांड है, मार्केट्स हैं, वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड हैं, इंटरनेशनल नहीं है। हम ये कहें कि उनकी छींक से हमारे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो गलत है। क्योंकि जैसे ट्रेड की बात हुई, अभी पीयूष गोयल साहब भी गए थे, तब भी ट्रेड की बात हुई, तो ट्रेड में करीबन हमारा 40-45% के करीब जो हमारी ट्रेड है वो अमेरिका से आ रही है। काफ़ी मेजर शेयर जो है ट्रेड का वो उनसे आता है। तो ये कहें कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन का, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे कोई और चीज़ हो, वो होगा। पर उससे ज़्यादा रिसेशन जैसे अमेरिका इस समय या यूरोप अभी गुजर रहा है, वो आया है क्योंकि मनी सप्लाई वहाँ पे ट्रंप ने अपने पिछले काल में फेड के थ्रू बढ़ा दी थी, मिठाई की तरह पैसे बांटे थे। अगर आरबीआई भी ये अकोमोडेटिव स्टैंस में मनी सप्लाई मार्केट में फैला देती है और इससे बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो यहाँ पे भी ये इन्फ्लेशनरी होगा और रिसेशन दुगनी गति से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इम्पैक्ट लोगों का खर्चा करने पे इमीडिएटली रुक जाएगा, बिकॉज उनको वो पैसा चाहिए अपनी नेसेसिटी गुड्स, मेडिसिन के लिए, खाने पीने के लिए। तो वो जो इन्वेस्टमेंट इस समय कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल में हो, चाहे वो घर बनाने में हो, चाहे वो एजुकेशन लेने में हो, वो सारी चीजें जो है टर्शरी बन जाती हैं जब इस टाइप की स्थिति आती है। तो मैं अब देख रहा हूं कि आगे आरबीआई क्या करती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज जो ये जनाब है इस समय गवर्नर, ही इज वेरी एजुकेटेड, वेरी वेल, बट वी शुड नॉट फॉरगेट वो आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और वो अभी निर्मला सीतारमन जी के साथ एसोसिएटेड थे। तो उनका जो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस है ऑन द पॉलिसी विच द गवर्नमेंट वांट्स एंड व्हाट द मिनिस्ट्री वांट्स इज स्टिल देयर। ऐसे तो डॉक्टर शक्तिकांत दास भी मिनिस्ट्री से थे, पहले सरकार में काम की, अभी भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल के अंदर है, एक्टिव है उसके अंदर। बट उनका जो स्टैंड होता था, बिकॉज ही वाज अ पर्सन हु हैड अ लैग बिटवीन हिज प्रीवियस अपॉइंटमेंट एंड हिज अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, सो वो एक कनेक्ट जो था, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था। तो हमने देखा है जब भी ऐसा होता है, चाहे वो रघुराम राजन जी का अपॉइंटमेंट हो, उनका मनमोहन सिंह जी के साथ कनेक्ट था और प्रणब मुखर्जी के साथ कनेक्ट था, और जो मिनिस्टर रहे फाइनेंस पिदाम चिदम्बरम रहे उस समय, उनके साथ कनेक्ट था। तो उनका इन्फ्लुएंस नेचुरल होता है, बिकॉज वो इमीडिएट बॉस होते हैं उनके, और वो जब वो कुछ कहते हैं तो नेचुरल होता है कि उस चीज को ध्यान से ज्यादा सुना जाए, जबकि जो फंडामेंटल्स हैं उनको कभी कभी डिस्काउंट कर देता है आरबीआई गवर्नर भी। तो अगर ये ऐसी चीज होती है और इस बार कम कर दिया जाता है, तो ये ट्रंप की वजह से रिसेशन नहीं आएगा, बट हिंदुस्तान के आरबीआई की पॉलिसी वजह। बट जो आपने कही, आज भी हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल सिस्टम, कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हैं। मैं मार्केट के मूवमेंट या उनके रेट्स के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, और जो फैक्टर हिंदुस्तान में है, उनकी वजह से कह रहा हूं। और अभी हमने काफी हद तक अपने आप को शील्ड कर लिया है, बिकॉज 1990 के दशक में, 2000 के दशक में, फिर 2010 के दशक में हम लोगों ने ऐसे झटके लिए हैं। पहले न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से अमेरिका का झटका आया, फिर बबल बस्ट हुआ, उसका झटका आया, फिर ये वर्ल्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो उसका झटका आया, उसके बाद जो है 2010 में एनपीएस का झटका आ गया। तो उन झटकों ने जो है सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है और लोगों को रेजिलिएंट बना दिया है कि अब वो उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं। जरूर मार्केट जो है अब बेस ज्यादा हो गए, बिकॉज लोगों का जो चलन है कोविड के बाद ज्यादा हुआ है। पर जो जैसे आपका चैनल है, ऐसे और लोगों के चैनल देखते हैं, वहां पे कहेंगे हाँ ट्रंप से इफेक्ट होगा, तो लोग सोचेंगे हाँ ट्रंप से इफेक्ट होगा। अरे भैया, ट्रंप का लेना क्या देना है मार्केट से? ना हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल मार्केट है, ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल मार्केट है निकी की तरह है,
या डाउ जोन्स की तरह या लंदन स्टॉक एक्सचेंज की तरह या हैंगसेंग एक्सचेंज की तरह कि वहां पे अंतरराष्ट्रीय कंपनी लिस्टेड है तो उनके शेयर प्रॉफिट में फर्क आएगा। तो जब ये चीज नहीं है, उनकी सब्सिडरी फर्म्स यहाँ पे लिस्टेड है और वो मुनाफा कमा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बैंक का नाम नहीं लूंगा, अंतरराष्ट्रीय लार्ज बैंक है, उसके एक एडवाइजर बोर्ड मेंबर ने मुझे बताया कोविड के बाद उस बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कोविड और कोविड के बाद, अमेरिकन बैंक है वो, उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी हिंदुस्तान की बैंक ब्रांच से आई जो पूरे वर्ल्ड के लॉस को उसने मैनेज किया। तो आप समझ सकते हैं कोविड के बाद अमेरिका के एक बैंक को हिंदुस्तान, उसकी ब्रांच जो इंडिया की ऑफिशियल ब्रांच थी, उसने एक तरीके से स्पॉन्सर किया मूवमेंट के लिए। तो इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा अनलेस अंदरूनी ऐसी चीजें हो जो उसको फोर्स करें रिसेशन की तरफ जाने के लिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। एक चार्ट है यहाँ पर, खत्म करने से पहले दर्शकों को दिखा दें कि कौन सी मार्केट्स में कितना प्रभाव पड़ा है आज के दिन। हांगकांग में 13.5% नीचे, ताइवान लगभग 10, जापान लगभग 10, इटली 8.4, सिंगापुर 8, स्वीडन 7, चाइना भी 7, इसको चलते रहने दीजिए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, नेदरलैंड्स, आप देखिए सब 5% से ऊपर है, यहाँ तक कि यूके भी। हिंदुस्तान कहाँ आता है? 4% पर। रशिया 3.8, सऊदी 3.3 और तुर्की 2.8। यानी कि जितना लॉस हुआ उसमें हम लोग कम लॉस वाले कैटेगरी में आते हैं, बॉटम कैटेगरीज में है, वो तो अच्छी चीज होती है। तो ये अच्छी चीज है। इसी वजह से ना देखिए, दर्शकों को डराना नहीं है, उनमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी तो डाली जाए। जो आप डॉक्टर अग्रवाल डालने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, उसमें हम भी अपनी सेवा दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल और नासिर सलीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि एक सुझाव हमेशा इन दोनों एक्सपर्ट्स का होता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो ये आपके लिए एक्चुअली आपदा में अवसर है। ये एक अच्छा समय है और एसआईपी करने का, ये एक अच्छा समय है और निवेश करने का, क्योंकि सस्ते में मिलेगा आपको माल जो पहले महंगा हो चला था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल और नासिर सलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।